हेलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक बात से अवगत करवा देता हूं कि ये जो वीडियो है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, और इसका पहला जो टॉपिक लेते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो काम आते हैं। ठीक है, और उनका अध्ययन करेंगे कि बनते कैसे हैं, वो क्या क्या काम आते हैं, अगर वो नहीं बने तो क्या समस्या आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसकी फर्स्ट आता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्या कहते हैं उसको, फ्रियोन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फ्रियोन, या CFC से भी इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित। ठीक है, कार्बन के नीचे मैंने डैश लगा के लिख दिया मेथेन व बच्चों एथेन। ध्यान रखने की बात यहीं पे ये है कि CFC यानी फ्रियोन में या तो एक कार्बन होगा या दो। एक का मतलब मेथेन में एक कार्बन होता है और एथेन में दो, अर्थात जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो या तो एक कार्बन की बनी हुई मिलेगी आपको या दो कार्बन की। अभी तक तो जिसकी खोज हुई है वो मैक्सिमम दो कार्बन तक की यानी एथेन तक की ही क्या हुई है, खोज। तो हम सबसे पहले इस CFC की परिभाषा बनाना सीखते हैं। एक तो बच्चों सबसे इजी परिभाषा है फ्रियोन की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, फ्रियोन। ओके, देन नेक्स्ट एक अलग परिभाषा थोड़ा अच्छा बनाना चाहें तो आएगा मेथेन व एथेन के। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं बच्चों, फ्रियोन। दोबारा से रिपीट करेंगे, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को क्या बोलेंगे, फ्रियोन। यहां पर व्युत्पन्नों शब्द का मतलब जिसकी क्या हुई हो उत्पत्ति, उसे हम बोलते हैं उसकी व्युत्पन्न। ठीक है, जैसे हम किसके व्युत्पन्न है, माता पिता के। माता पिता किसके व्युत्पन्न है, दादा दादी के। ठीक है, नाना नानी के। अब इसका अब हम फ्रियोन बनाने की क्या पढ़ते हैं, विधि की। फ्रियोन बनती कैसे है, देखिए बच्चों सबसे पहले लेंगे CCl4। CCl4 का मतलब होता है कार्बन, C का मतलब कार्बन 4 के लिए टेट्रा और Cl के लिए क्लोराइड। नाम बनाना आ गया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे HF का मतलब होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर उत्प्रेरक कैटालाइज कौन सा है, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। Sb का मतलब होता है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ओके, यहां पर आप देखोगे 4 Cl हैं तो एक क्लोरीन किसके साथ रिलीज हो जाएगा, H के साथ। क्या रिलीज हो गया बच्चों, HCl। CCl4 की जगह क्या लिखेंगे, CCl3, और क्या जुड़ गया यहां पर, F। क्या यहां पर आपको क्लोरो दिख रहा है, क्या यहां पर आपको फ्लोरो दिख रहा है, क्या यहां पर आपको कार्बन दिख रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका नाम फ्रियोन। और आगे बेटा मैंने 11 लिखा, इस 11 क्यों आया मैं अभी आपको अगले टॉपिक में अवगत करवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ले ले CCl3F। ये इसकी रिएक्शन किससे करवाई, HF से। सेम उत्प्रेरक ले लिया, क्या बनेगा बेटा, CCl3 की जगह CCl2, ये F2 प्लस HCl, इसको बोलेंगे फ्रियोन 12। ओके, याद हो भी गया होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों इसका नामकरण। नामकरण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार ये आ भी चुका है। ठीक है, कंपटीशन में पूछते हैं और यहां पर कक्षा 10 में तो जरूर पूछेंगे। फ्रियोन का नामकरण करने का सबसे इजी जो सूत्र है वो है फ्रियोन बराबर XYZ। X बराबर होता है C-1। C का मतलब कार्बन की संख्या में एक क्या कर दो, कम। Y बराबर H+1, जितने हाइड्रोजन है उसमें एक जोड़ दो। और Z बराबर क्या है बच्चों, F, जितने फ्लोरीन है वही किसकी संख्या कहलाएगी, Z की। ठीक है, तो देखिए CFCl3 ले लिया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या इसमें क्लोरो फ्लोरो और कार्बन है या नहीं। इसमें क्लोरो भी है, फ्लोरो भी है और क्या है, कार्बन। मैंने क्या लिख दिया, ये फ्रियोन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, XYZ। X बराबर C-1। C कितना है इसमें, एक में एक गया तो 0, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। Y बराबर H+1, इसमें H कितना है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं तो इसको 0 बोलते हैं। 0 में हम अगर एक जोड़ें तो कितना आएगा, 1, तो क्या लिख दें, 1। और Z बराबर F कितना है, 1, तो इसमें क्या लिख दिया, फ्रियोन 11। ओके, तो ये फ्रियोन 11 ऐसे आया था। नेक्स्ट फ्रियोन हो गया सेम, फ्रियोन तो चेक कर लोगे आप। X बराबर C-1, C 1 है, एक में एक गया तो 0। Y बराबर H+1, H कितना है, एक भी नहीं है, 0 में एक जोड़ा तो 1। Z बराबर F कितना, 2, ये फ्रियोन क्या आ गया, 12।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन खुद करोगे और ये देखते हैं। x बराबर c माइनस 1, c कितना है 2, 2 में से 1 गया तो 1, y बराबर h प्लस 1, h कितना है 1 भी नहीं, कितना आ गया 1, z बराबर f, f कितना 3, तो फ्रीऑन कितना आ गया 113। ओके, ये आगे समझ में। अब बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है कई बार कि आपको एग्जाम में देते फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 11 का क्या बनाओ अणु सूत्र, ये अणु सूत्र है और ये इसका क्या है नाम। अगर ये आपको नाम दे दे पूछे क्या अणु सूत्र बनाओ तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए फ्रीऑन 11 का अणु सूत्र बनाओ, तो बच्चों याद रखना पहले तो एक बात देखो, फ्रीऑन में सिर्फ अपने को क्लोरो मिलेगा, एक फ्लोरो मिलेगा और एक क्या मिलेगा कार्बन। अंतिम कितने अंक हैं ये आप कहोगे सर 11, नहीं, वैसे संख्या में कितने 2, कुल कितने अंक है 2, उसमें से एक कम कर दो और वो संख्या किसकी मान लो कार्बन की। बताओ कितने अंक हैं 2, 2 में से एक है तो एक क्या मान लिया कार्बन। ठीक है, लास्ट में आपको एक दिख रहा होगा और लास्ट अक्षर हमेशा जेड मानते हैं हम, तो जेड बराबर हमने क्या बोला था एफ, तो यहां पर एफ कितना है 1, तो यहां पर एक क्या लगा देंगे एफ। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं फ्रीऑन, क्लोरो फ्लोरो और क्या होगा कार्बन, फ्लोरो मिल गया कार्बन मिल गया, क्या बच गया सिर्फ क्लोरो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, कितने बना चुका 1, 1 में कितना जोड़े 4 हो जाए 3, तो 3 यहां पर क्या जोड़ देंगे Cl, क्या आंसर आएगा CCl3F। ओके, इसी प्रकार अगर फ्रीऑन 100 क्या बनवाए 13, कुल अंक कितने 3, 1 2 3, जितने अंक उसमें से एक कम करो कितने बचे 2, 2 क्या मान लिए कार्बन। अंतिम अक्षर किसका F का, F कितने हैं 3, 1 2 3, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, 3 यहां पर क्या जोड़ देंगे क्लोरीन, बोलो C2F कितने 3, 1 2 3 और Cl कितने 3, देख सकते हो आप, अभी मैंने आपको पढ़ाया था यार C2F3 Cl3 फ्रीऑन 113। ओके बच्चों, इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका उपयोग, और उपयोग में नंबर 1 आता है अक्रिय विलायक के रूप में। अक्रिय समझते हो जो किसी से कोई क्रिया न करे, तो इसका उपयोग, विलायक का मतलब होता है एक पदार्थ होता है विलयन, जैसे हमने इसमें क्या होता है दूध में पानी मिला दिया, आप लोग दूध में पानी मिलाते हो क्या, दूध में पानी मिलाते हैं थोड़ा सा, तो जो पानी तो होगा वो तो क्या कहलाता है विलय, और दूध क्या है विलायक। अर्थात जैसे कि दूध में हमने चीनी मिला दी, तो चीनी कम है ना, तो कम वाला तो क्या कहलाएगा विलय, और दूध क्या कहलाएगा विलायक, और विलय और विलायक दोनों को मिला दो तो क्या बनता है विलयन यानी सॉल्यूशन। तो अक्रिय विलायक के रूप में ऐसा पदार्थ जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक है, फिर सर इसको डालते क्यों है बेटा, उसको संचारित होने से बचाने के लिए। संचारित मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की चमक कम होना, ये सारी चीजें। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रशीतक मतलब ठंडा करने के लिए किसका यूज करते हैं फ्रीऑन का। लेकिन अब फ्रीऑन का उपयोग बंद हो गया क्योंकि ये हमारी ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। आपके दिमाग में आ रहा हो सर करने तो ऐसा क्या हो गया, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है तो करने दो। लेकिन बेटा ओजोन जो परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है रक्षा। अगला सवाल आपके दिमाग में सर अगर रक्षा नहीं करे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पृथ्वी पर जैसे ही पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं अनेक प्रकार के रोग करती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रोग आता है त्वचा कैंसर, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों CNG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक CNG। ठीक है, CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेसर नेचुरल गैस। CNG कंप्रेसर नेचुरल गैस। ओके, CNG का मुख्य घटक क्या होता है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके, याद रखना CNG का मुख्य घटक क्या है मेथेन। अगर प्रश्न आ जाए कि CNG में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है तो हम बोलेंगे मेथेन। ठीक है, इस CNG कंप्रेसर नेचुरल गैस, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही क्या होती है कम। तो अब देखिए, अब अगर इस CNG का हम क्या करें दहन, दहन का मतलब होता है बच्चों जलाना। ठीक है, अगर इसका दहन करें या दोहन करें या कोई यूज में लें तो देखिए इससे कितनी प्रकार की गैसें निकल सकती है, 2, एक तो CO2 और एक CO, कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके दिमाग में आ रहा हो सर कभी भी दोनों गैस एक साथ नहीं निकलती। जब बेटा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में किसी का क्या करवाएं दहन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में किसी का क्या करवाएं दहन तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसीलिए कहते, और ये एक जहरीली गैस है,
इसीलिए कहते हैं कि बंद कमरे में हम अंगीठी को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, अब समझिए आप, कार्बन की सीएनजी में मात्रा बहुत ही क्या है, कम, तो जलाने पर CO2 और CO भी मात्रा में क्या बनेगी, कम बनेगी, तो जिससे हमारा पर्यावरण को हानि कम होगी। अतः ये सीएनजी क्या है, पर्यावरण के लिए अच्छी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक गैस। शब्दों के पहले मतलब समझेंगे। गैस का मतलब तो आप समझते हो, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और प्राकृतिक का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, आप समझिए, इस प्रकृति का प्र पकड़ लो। प्र मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी की गहराई में। अब बताओ, तेल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये कहां से निकलता है? आप सीधा स्पष्ट कहो सर, इनके कुएं होते हैं। और कुएं कहां पर होंगे, जब पृथ्वी को गहराई तक खोदे, अर्थात पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपरी परत पर पाई जाने वाली क्या बेटा, गैस। कौन सी गैस कहलाती है, प्राकृतिक गैस। दोबारा से बोल रहा हूं, पृथ्वी की गहराई में, सीधी सी बात है, कुआं खोदना होगा तो गहराई तक ही तो खोदेंगे, या थोड़ा सा खोदा कुआं बन गया, नहीं बनता ना, थोड़ा ज्यादा खोदना पड़ता है। तो पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपरी परत पर पाई जाने वाली क्या, गैस। कौन सी गैस कहलाती है, प्राकृतिक गैस। ठीक है, जब पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करते हैं हम, खनन मतलब होता है उसको निकालना, जैसे पेट्रोल निकाला, डीजल निकाला, ऑयल निकाला, फिर उसकी साफ सफाई की, या उनको बाहर निकालना, उस कुएं से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन। ठीक है, जब पेट्रोलियम पदार्थों का क्या करें, खनन, तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस। और इस प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर क्या करें, संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब होता है बच्चों दबाना, संपीड़ित का मतलब दबाना। ठीक है, जब उच्च ताप पर क्या करें, संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबाना। दबाएं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, CNG। ओके, याद हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पेट्रोलियम गैस, पदार्थों का प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम गैस पदार्थों का कौन सा आसवन करवाएं, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी मतलब होता है किसी पात्र में, आसवन मतलब क्या होता है, गर्म करना। ठीक है, जब पेट्रोलियम पदार्थ मतलब डीजल, पेट्रोल, ऑयल वगैरह, जब पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन कराया जाता है तो एक गैस प्राप्त होती है, जिसे उच्च ताप पर क्या करें बच्चों, संपीड़ित। किसी भी चीज को बहुत तेजी से आप दबाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैस को दबाते हो तो किस में बदल जाएगी वो, द्रव में। द्रव को और ज्यादा दबाओ, किस में बदल जाएगा, ठोस में। ठीक है, तो पेट्रोलियम पदार्थों का जब प्रभाजी आसवन कराया जाता है तो एक गैस प्राप्त होती है, जिसे उच्च ताप पर क्या करें, संपीड़ित, तो एक वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, संपीड़ित होकर। और उस द्रव में परिवर्तित हुए पदार्थों को क्या कहते हैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब आती है मेन टॉपिक इसका, CNG व LPG की तुलना की। सर सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन होता है, तो बच्चों स्पष्ट होगा, CNG तो एक क्या है बेटा, गैस अवस्था में, और LPG कौन सी अवस्था में है, द्रव। अब आप खुद स्वयं डिसीजन ले लो कि द्रव ज्यादा भारी होता है, गैस मतलब ऐसे फैलने की स्थिति के रूप में। बेटा गैस तो वायुमंडल में आसानी से फैल जाती है, लेकिन द्रव है ना, वो वायुमंडल में नहीं फैलता, क्योंकि द्रव के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, वो वहीं पर चिपक जाएगा, नीचे की नीचे सतह पर रह जाएगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा। जबकि जो CNG गैस है वो अगर हमारे घर में रिलीज हो गई, ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर हैं, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो जितने भी यातायात के साधन चलते हैं वो सब किससे चलते हैं बच्चों, CNG से। क्योंकि अगर इसका रिसाव हो जाता है इस गैस का, ये तो तुरंत ये वायुमंडल में फैल जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही क्या होती है, कम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बहुलक। बहुलक को बच्चों बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, अगर इस बहुलक का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा, बहु प्लस में लक। बहु मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, लक मतलब छोटी छोटी इकाइयां। जब बहुत सारी, परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं, जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो एक बहुत बड़े अणु का क्या होगा, निर्माण, जिसे क्या बोलेंगे, बहुलक। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बहुलकी कारण। दोबारा से बोल रहा हूं, जब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो एक बहुत बड़े अणु का क्या होगा, निर्माण, जिसे क्या बोलेंगे, बहुलक। ठीक है, बहुलक में इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या बोलते हैं, मोनोमर। नेक्स्ट देखते हैं बहुलक के प्रकार। अब बहुलक के प्रकार में बच्चों बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा बनाए आप समझ सकते हो कि वे बहुलक जो हमें कहां से प्राप्त हो, प्रकृति से।
ओके, दोबारा से बोल रहा हूं, वे बहुलक जो हमें कहां से प्राप्त हो, प्रकृति से, उसे तो कौन सा बहुलक बोलेंगे, प्राकृतिक। और वे बहुलक जो हमें मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में प्राप्त होते हो उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बहुलक। ठीक है, अब प्राकृतिक बहुलक का हम एग्जाम्पल समझें तो सीधा सीधा अपने दिमाग में आता है प्राकृतिक रबड़ ले लो सर, सेल्यूलोज ले लो, स्टार्च ले लो, रेजिन ले लो। ठीक है, और कृत्रिम बहुलक ले, नाइलॉन ले लो सर, बेकिलाइट ले लो, कृत्रिम रबड़ ले लो, ये बहुत सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कृत्रिम बहुलक के। ठीक है, तो अब इन सब चीजों को छोड़कर हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रबड़ का वल्कनीकरण। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एक पेड़ दिख रहा होगा और इस पेड़, ये पेड़ किसका है बच्चों, रबड़ का, और इस पेड़ का नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा, बोलो हेविया ब्रेसिलियंसिस। अब आपको मैं बता रहा हूं कि रबड़ प्राप्त कैसे किया जाता है पेड़ से। सबसे पहले रबड़ के पेड़ के ऊपर क्या लगाया जाता है बच्चों, चीरा। याद करते रहेंगे, सबसे पहले रबड़ के पेड़ पर क्या लगाओगे, चीरा। जहां पर चीरा लगाया वहां पर एक क्या बांध दोगे, पात्र। अपने दिमाग में इमेज बनाते रहो ये सारी चीजों की। सबसे पहले पेड़ पर क्या लगाया, चीरा। चीरा लगाया, वहां पर एक क्या बांध दिया, पात्र। इस पात्र में धीरे धीरे एक कैसा पदार्थ भर जाएगा, द्रव। कैसा पदार्थ है, द्रव। उस द्रव पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्षीर या लेटेक्स। दोबारा से बोल रहा हूं, उस द्रव पदार्थ को क्या बोलेंगे, क्षीर या लेटेक्स। उसमें 30 से 40%, किसमें, क्षीर या लेटेक्स में 30 से 40% बच्चों क्या पाया जाता है, रबड़। ठीक है, अब इस लेटेक्स में या क्षीर में, अब एक बात और बता देता हूं, लेटेक्स जो होता है बच्चों वो आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक। ये अभी चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बाद। लेटेक्स हो गया। अब इस लेटेक्स में 1% क्या मिलाते हैं, एसिटिक अम्ल, जिससे रबड़ का क्या हो जाता है, स्कंदन। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, इसमें रबड़ 30 से 60% होता है, इसका मतलब 40% या 70% कुछ और चीज है। तो जिससे 1% एसिटिक अम्ल मिलाते ही वो चीज जो है, अन्य अशुद्धि है, वो तो ऊपर रह जाती है और रबड़ कहां बैठ जाएगा, नीचे। किसी चीज का पेंदे में बैठना उसको क्या कहते हैं, स्कंदन। और उसमें थोड़ा सा क्या मिलाते हैं, जल, जिससे इसका क्या हो जाएगा, तनुकरण। किसी भी चीज में जल का मिलाना उसका क्या कहलाता है, तनुकरण। तनु मतलब क्या होता है बच्चों, पतला। तनु मतलब पतला। ये सारी चीजें डालने के बाद अगर हम इस रबड़ को खींचें तो तुरंत टूट जाएगा, और हाथ लगाएं तो चिपचिपा। सुनिए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। तो अगर इस रबड़ को हाथ लगाए तो कैसा लगेगा, ये चिपचिपा, और खींचने पर टूट जाता है। ऐसे स्थिति को, ऐसे गुणों को बोलते हैं, उसकी प्रत्यास्थता बहुत ही क्या है, कम। और इस रबड़ की क्या बढ़ाने के लिए, प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, सल्फर, और इससे इसकी प्रत्यास्थता बेटा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। आप लर्न करोगे और हम कल और चर्चा करेंगे।